को ना गंवाते हुए जो है हम लोग अपने विषय की ओर आगे बढ़ चलते हैं। और एक दिन और निकल गया, आपका टेस्ट आप लोग दिए थे, ठीक ठाक रहा। चलिए, बीपीएससी क्वेश्चन का लेवल यही होता है, ठीक है। जो आपका जो सवाल था, मतलब इससे 2 स्टेप आगे या 2 स्टेप पीछे तो जाने की संभावना कम दिखाई पड़ती है। तो यही स्थिति होगी या उससे थोड़ा सा एक कदम आगे। तो हम लोग जब लास्ट क्लास, मतलब जब ये पॉलिटिक्स समाप्त कर रहे होंगे, तो हम लोग उस लेवल पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो डालिए, हेडिंग क्या है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? डीपीएसपी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल क्या है आपका? यही तो है। देखिए, अब अभी जो आप लोगों को सवाल मिला होगा, उसमें एक स्टेटमेंट मैंने अभी देखा है, वहाँ स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब उसको सुधार लीजिएगा सवाल का, कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कहा गया है कि वह सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ओनली ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज सवाल के लिए आपको इस प्रकार जो है रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में जो है, लास्ट क्लास पढ़ने के दौरान जो है हम लोग ये सीख चुके हैं कि हमारे संविधान में अधिकार जो है वो 2 रूप में दिखाई पड़ता है। हमारे संविधान में अधिकार जो है वो 2 रूप में आपको दिखाई पड़ता है। एक है आपका भाग 3 और एक है आपका भाग 4। अगर भाषा की बात करें तो एक है आपका मौलिक अधिकार और एक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोनों में क्या अंतर है? हम लोग अंतर पे भी बात कर चुके थे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरफ जहां फंडामेंटल राइट्स क्या है, राज्य के अगेंस्ट है, तो वहीं पर इसका जो ये क्या है, डीपीएसपी, ये राज्य के क्या है, साथ खड़ा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, राज्य के अगेंस्ट है तो एट एनी कॉस्ट जो है राज्य फंडामेंटल राइट्स को हमेशा एक्सरसाइज के मोड में होगा, ठीक है। जब जब राज्य जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, तब तब हम स्टेट के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आपका क्या हो गया, इनफोर्सेबल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद योग्य बोल रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका डीपीएसपी राज्य के साथ खड़ा है तो हम राज्य के खिलाफ जाकर हम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है आपका कि डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सेबल। उसके बाद और अंतर पे हम लोग बात कर रहे थे। तो एक तरफ आपका डीपीएसपी जो है वो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है, तो आपका कौन, डीपीएसपी जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ये भी आगे बढ़ाने की प्रयास करता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? नहीं, वह स्टेट जो 3 डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करता है। कौन कौन? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम यह देखते हैं कि भारत को जो है वेलफेयर स्टेट बनाने में किसकी भूमिका है, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी? डीपीएसपी। नहीं, तो एक बात तो तय हो गया, डीपी इज ए सिंबल ऑफ वेलफेयर स्टेट अबाउट इंडिया। नहीं, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो डीपीएसपी एक क्या है, भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की ओर आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब हम आजाद हो रहे थे तो हम इतने एबल नहीं थे, हम इतने काबिल योग्य नहीं थे कि हम डीपीएसपी को प्रमोट कर सके, ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि से ही, ठीक है। इसीलिए जो है कहा गया
कि साहब ये कहीं न कहीं राज्य को हमेशा निर्देशित करते रहेगा कि ये राज्य किस ओर आगे बढ़ रहा होगा। तो भारत की डेवलपमेंट को डायरेक्शन कौन देता है? डीपीएसपी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और इसी में जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए 1 बाय 1 करके आर्टिकल को देखते चले जा रहे थे, जिसमें हम लोग, और एक बात तो तय है ना कि अगर यह अधिकार है तो अधिकार देने की जिम्मेवारी भी तो किसी की होगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स कौन देगा? स्टेट। तो पहली बात, स्टेट की डेफिनेशन तो होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एज फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी भी कौन देगा? स्टेट देगा। इसलिए आवश्यक था कि हम आर्टिकल में आगे बढ़े। इससे पहले जो है क्या लिखना चाहिए मुझे? स्टेट का डेफिनेशन मतलब क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। राज्य की क्या है? परिभाषा। उसके बाद क्या है कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज, मतलब ये आपका क्या है? नॉट इनफोर्सेबल, ये आपका वाद योग नहीं है। तो हम आगे बढ़े, इसलिए आवश्यक है कि साहब हम इसको भी निर्देशित करते चले कि हम आगे जो अधिकार पढ़ने वाले हैं इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 37 में क्या लिखवाया गया कि यह क्या नहीं है? यह वाद योग नहीं है, नॉट इनफोर्सेबल। ठीक है, और अब जाकर के जो है आगे हम लोग यहां से अधिकार की एक्सरसाइज हमको यहां से आरंभ करना है। और अगला आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल है आपका 38। भी कहीं न कहीं आपका निर्देशन के रूप में ही इसका स्टेटमेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो इस प्रकार कि आखिर डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी भारत में क्या इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में बताया गया है कि यह जो स्टेट है, यह स्टेट क्या क्या इस्टेब्लिश करने वाला है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड व्हाट? पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए सिंपल सी बात है, सामाजिक, आर्थिक और आपका क्या है? राजनीतिक न्याय। हम जो अब तक पढ़ते आ रहे थे, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास एवं आर्थिक विकास। ठीक है, तो विकास का मतलब ही क्या है? जस्टिस, न्याय। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको जो है इस रूप में भी लिख सकते हो, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसके लिए ही, मतलब इसके स्थान पर ही ये शब्द का प्रयोग होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड व्हाट? सोशल जस्टिस। ठीक है, तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि डीपीएसपी जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को एस्टैब्लिश करेगा, तो यह किस आर्टिकल में इसका वर्णन दिखाई पड़ता है? तो वो है आपका आर्टिकल 38। ठीक है, और इसी के बाद आपका क्या है? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 को भी आप दो भाग में बांटकर पढ़ सकते हो। एक जो मूल संविधान में लिखा गया था, ठीक, उसके बाद और क्या? इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां। कौन सा साल था? 1976, 1946। तो आर्टिकल 39 को जब भी पढ़िए, दो भाग में इसको बांट दीजिए। एक जो मूल संविधान में क्या लिखा गया था, और एक जो बाद में इसमें और क्या ऐड किया गया। राइट, मूल संविधान की अगर बात कीजिएगा तो पहली बात जो इसमें लिखी गई थी वो ये था कि मेल हो या फिर फीमेल हो, इनको क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान अवसर।
समान अवसर किसके लिए? आजीविका के लिए। जब भी आप फैक्ट पढ़िए तो आप इसी रूप में फैक्ट पढ़िए, वो आर्टिकल उठाए बेयर एक्ट से उसको घोंट मत जाइए, ठीक है, फिर वो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप आर्टिकल, जब भी आपको लगे कि मुझे फैक्ट पढ़ना है, तो आप इसको इस प्रकार जो है ब्रेक कीजिए और उसको अपने बिहार में पढ़ा कीजिए, ठीक है। आर्टिकल 39 2 पार्ट्स मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। एक क्या, जो मूल संविधान में लिखा था, सेकेंड क्या आपका, जो बाद में इसमें अमेंड करके जोड़ा गया, ठीक है। तो पहली बात, मूल संविधान में क्या लिखा गया था? तो मेल और फीमेल को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड, मतलब आजीविका के लिए इसको जो है समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, समान अवसर होगा तो एक बात बताओ, समान काम के लिए समान वेतन होगा या नहीं होगा? इसको रटने वाली बात है क्या इसमें कुछ? ठीक है, समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है। ये बताओ, सिर्फ काम ही होता रहेगा या फिर इनकी स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित की जाएगी? ठीक है, तो यहां पर अगला स्टेटमेंट इसमें क्या ऐड किया गया होगा? स्वास्थ्य को सुनिश्चित, ठीक है, स्वास्थ्य को इसमें क्या किया गया होगा? सुनिश्चित, मतलब इनके लिए इनकी अच्छी स्वास्थ्य को जो है कौन बहाल करेगा? सरकार जो है हमेशा इनकी स्वास्थ्य, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य को एक बहाल के रूप में कोई कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो आप जब भी देखिएगा, जहां भी आपको इंडस्ट्रीज दिखाई पड़ेगा जहां मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, जो किसका परिणाम है? आर्टिकल 39 का, ठीक है। उसके बाद और क्या है? एक बात मुझे बताओ कि जब मेल फीमेल जब काम कर रहे हैं, तो बताओ इनका जो चाइल्ड होगा, अगर ये माँ बाप अगर काम में ही लगे हैं, तो फिर उस बच्चे का क्या? मतलब उस बच्चे के लिए भी एक स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके, आया ना। तो अगला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा? बालकों के लिए स्वतंत्र वातावरण, फॉर किसके लिए? गरिमा में जीवन हेतु, ठीक है, फॉर लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। फटाफट हाथ चलाते भी रहिए, ठीक है। राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है कि आप इसको बाद में फोटो खींच करके आप वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए शब्द को ही पकड़िए और कभी भी रटने का प्रयास मत किया कीजिए, ठीक है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर, अगर ये मुझे ठीक ठाक अगर याद आ जाता है कि मेल और फीमेल के लिए क्या है? समान अवसर, किसके लिए? आज देखो, पॉलिटी का फैक्ट पढ़ने का तरीका ही यही है। आप कितना आर्टिकल को याद कर लेंगे? आप जरा सोचिए कि 395 आर्टिकल लिखने के लिए कितने विद्वान आए, कितना समय लगा, ठीक है, कितना जिरह हुआ, और आप इस मूर्खता में जी रहे हैं कि हम उन सभी आर्टिकल को हम रट जाएंगे। तो आज तक ना किसी से हुआ है, ना आप करने का प्रयास करें, ठीक है। इसकी वैज्ञानिकता को समझिए, है ना, और उसको उसी रूप में पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आर्टिकल 39 जैसी आ जाए, दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक मूल संविधान और एक बाय अमेंड, है ना। तो कौन सा अमेंड हुआ है यहाँ पर? 42वां,
ठीक है। तो आखिर मूल संविधान में था ही क्या, ठीक है। तो मेल फीमेल के लिए क्या है आपका समान अवसर, किस, अब जैसे ये पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड जो है क्वेश्चन पूछ लेगा किस लिए, तो आजीविका के लिए, ठीक है। अब आजीविका मेल और फीमेल के लिए जब दोनों समान अवसर है तो एक बात तो तय हो गया ना, क्या चीज, कि समान काम के लिए क्या मिलेगा। अब इसके बाद कोई लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, काम करेगा अगर वहां पर तो साहब स्वास्थ्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों लगा हुआ है तो इसका तो साफ मतलब है उसका चाइल्ड घर पे भाग सकता है, ठीक है। फिर उसकी लिबर्टी एंड डिग्निटी को कौन मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट, स्टेट। तो साहब बालकों के लिए क्या है, स्वतंत्र वातावरण को स्थापित करने का प्रयास करेगा कौन, राज्य। किस लिए, एक गरिमामय जीवन जी सके, राइट, खत्म, ठीक है। और क्या इसमें, तो साहब दो लाइन इसमें एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है। एक तो कहता है कि जो आपका रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है ना, तो ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, संसाधनों का क्या होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए। संसाधनों का उचित वितरण, नॉट विवरण, ठीक है। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो संसाधनों का उचित वितरण कर, अच्छा बताओ संसाधनों का उचित वितरण क्यों आवश्यक है। सिंपल सी बात है, आप जब क्लास 10th में पढ़े होंगे भूगोल, तो वहां जिम्मरमैन ने एक कंसेप्ट दिया था संसाधन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़े कभी एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें जिम्मरमैन ने क्या कहा है, संसाधन का मतलब क्या है, जो क्या दे, धन, जिससे धन कमाया जा सके, वो सभी आपका क्या है, संसाधन। नहीं, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया के लोग, मतलब वहां, मतलब उनके नीचे ही क्या है, पेट्रोल डीजल है ना, उनको, और वो इससे बेखबर थे, और इस बेखबर के कारण कई जगह जो है उन्होंने इन्वेजन किया। इसका मतलब क्या था कि साहब उस प्रोडक्ट से वो वाकिफ नहीं थे और उसका प्रयोग अभी तक आया नहीं था, इसलिए वो रिसोर्स था भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसका मतलब उसका प्रयोग होने लग गया, वो क्या बन गया, रिसोर्स। और आप जाकर देखिए दुबई, सऊदी अरेबिया का क्या हाल है, नहीं, पीपीपी का क्या वहां पर हाल है। तो जिम्मरमैन ने वहां पर यही तो कहा है, ठीक है, कि संसाधन का मतलब क्या, जिससे धन कमाया जाए। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। मतलब लोगों को उसका आप यूज दिखाइए, लोग उसको परचेज करेंगे, वो आपका क्या बन गया, संसाधन। अब ये संसाधन अगर सीमित लोगों के हाथ में चला गया तो एक भारी जनसंख्या जो है संसाधनों से क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। नहीं, फिर इसका मतलब है उनका विकास क्या सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं है ना, उत्पादन के साधनों का भी क्या होना चाहिए, उत्पादन के साधनों का उचित या उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ एक ग्रुप्स के पास ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे आजकल विपक्ष वाले जो है वो लगाते हैं ना गवर्नमेंट पर कि ये क्या है, अंबानी और अडानी की सरकार है। इसका साफ मतलब क्या है, वो आर्टिकल 39 पर चोट कर रहे हैं, वो आर्टिकल 39 का वायलेशन दिखा रहे हैं, लेकिन बोल ही रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों, इट इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। लेकिन जैसे ही अगर ये पार्ट बन जाएगा किसका, फंडामेंटल राइट्स का, देन जो है मोदी भाई का फिर कहाँ मिलेंगे, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 39 मूल संविधान में कितनी बातें लिखी गई? 6 बातें। पहली बातें, महिला पुरुष समान अवसर फॉर आजीविका, समान काम समान वेतन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बालकों के लिए स्वतंत्र वातावरण, और उसके बाद क्या है, संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये सारी बात तो ठीक है, इसमें आर्टिकल 39 में जो है 42वें संविधान संशोधन से और क्या जोड़ा गया, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया था, समान अवसर। ठीक है, तो समान अवसर को आधार बनाते हुए जो है गरीबों को निशुल्क जो है कौन सा अधिकार, विधि। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज ए के बदले क भी लिख सकते हैं या अ भी लिख सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है, इसको आप कैपिटल लिखिए या फिर स्मॉल लिखिए, लेकिन जब भी लिखिए तो पहला लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो समान अवसर को आधार बनाकर, समान अवसर के आधार पर निशुल्क कौन सी सहायता, विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। और यहां पर आप लिख सकते हो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो फ्री लीगल एड इन विच आर्टिकल, 39 का क्लॉज ए। तो इस प्रकार जो है आपका आर्टिकल 39 क्या होता है, समाप्त होता है। जो आप लोग पढ़े लास्ट क्लास उसको रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, नोट्स बनाकर पूरा, या फिर रफ एंड टफ। टारगेट बैच का नोट्स नहीं बनता है। ठीक है, और कमीशन में जब फाउंडेशन पढ़िए या टारगेट, जो क्लास में लिख डालिए वही आपका अंतिम नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर रफ कर रहे हैं, घर जाकर उसको फेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब लिखिए आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बहुत ही आराम से पढ़ना है, 4 तक, 4 का ए तक। फिर जो है हम लोग टेक ऑफ करेंगे। अचानक से जो है तुरंत संघ खत्म, राज्य खत्म, पंचायती राज खत्म। ठीक है, घबराइए बिल्कुल नहीं। ठीक है, अरे एक क्लास ऊपर नीचे होने में क्या प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हो, 64 क्लास को आप जो है मात्र और मात्र 19 क्लास, पता नहीं 9 का टेबल तो मुझे याद नहीं, लेकिन 63 आता है ना उसमें, हैं 7 बार में, तो 7 टाइम्स कम में जो है आप पढ़ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए बनाकर। आप हो जाएंगे अधैर्य तो फिर मैं भी अधैर्य हो जाऊंगा आप लोगों को देख करके। ठीक है, देखिए उत्सुकता तो होती है ना, उत्सुकता होती है कि कितनी जल्दी समाप्त हो जाए। नहीं, आप 5 दिन बाद फिर वही पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये टारगेट बैच जो आपका, ये सब आपको क्या, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से, बस आपको एक झलक दिखाया जा रहा है कि आप इसको एक बार पुनः देख लीजिए और कुछ नया पॉइंट्स जो आपके दिमाग से स्किप कर चुका है उसको आप पुनः रिस्टोर कर सकें उसको। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 40, ये आर्टिकल 40 में किसकी आत्मा बसता है? अच्छा, महात्मा गांधी इतने महान लोग हैं, इतने महान थे, ठीक है, तो इनकी बात डीपीएसपी में क्यों
नहीं, अगर अगर ये इतनी सिंपल सी बात, देखो ये महात्मा गांधी के साथ एक मजाक ही था, मानो या ना मानो ठीक है, आप लोग इसको लेकर कुछ भी एलोजन पाल सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही था कि महात्मा डीपीएसपी में है, इसका मतलब महात्मा गांधी के साथ ये मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं था। ना महात्मा गांधी मरते, ना ये आर्टिकल 40 में पंचायती राज होता। वो तो महात्मा, देखो शासन हमेशा चलता है या तो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम चलता है। इसी बात को लेकर के क्या था, जिरह था। एक बात हमेशा याद रखिए, गांधी और अंबेडकर के बीच कभी नहीं पटा। दोनों क्या थे, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता था। अब अंबेडकर भाई, अब देखिए कि आज के जो क्या है इंटेलेक्चुअल है, वो दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आप अगर इतिहास के अच्छे जानकार हैं तो आप यह पढ़िए जा करके, आप हमेशा गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता ही हुआ है। पुणे पैक्ट क्या था, ठीक है। गांधी जब गए राउंड टेबल मीटिंग में, तो गांधी गुस्सा ही गए थे किससे, मिस्टर अंबेडकर से। ना अंबेडकर उठ करके कि कौन सा मांग कर दिए थे, दलितों के लिए सेपरेट कॉलेज की मांग कर दिए। इसी में गांधी जो है बमक गए, व्हाट नॉनसेंस अंबेडकर। अब उठाया धोती चल दिए वहां से कि अब हम तो जब आर्टिकल लिखा, गांधी का मानना था भारत कहां बसता है। गांधी बोला यार शासन की बागडोर तुम दो किसको, गांव वाले को। अंबेडकर जी का क्या मानना था कि गुंडई कहां तक बढ़ जाएगा, गांव तक है भी। आज आप देख रहे हैं ना, ईवीएम का खेल है। आज से 20 साल पहले बूथ लूटा जाता था, ठीक है। हमारे फादर लोग मतलब जब वो जॉब में थे तो बोलते थे कि लोकसभा का चुनाव कराना बहुत ही आसान है, जबकि पंचायत स्तर का चुनाव कराना बहुत ही क्या है, मुश्किल। गोली चलने की संभावना पूर्ण होती है, ठीक है। तो जरा सोचिए, अंबेडकर जी का भी मानना कहीं ना कहीं क्या था, सही था, लेकिन बेचारा बीच में टपका दिया किनको, ठीक है। गांधी जी को कौन टपका, गोडसे भाई। अब ऐसा कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर जब गए मैयत में किसके, गांधी के, तो वो खुशी के आंसू जो उनको रुक नहीं रहे थे। क्यों, जो अड़चने आ रही थी गांधी जी को लेकर के, वो अड़चने जो है वो समाप्त हो चुका है, चाहे वो बुरे सीन के साथ हो या फिर अच्छे सीन के साथ हो। वो तो ये पंचायती राज दिखता भी नहीं, ठीक है। वो तो उनका एक चेला था श्रीमन नारायण अग्रवाल, वो जाके सवाल खड़ा कर लिया भाई, बोला तुम चाहते क्या हो, महात्मा गांधी बापू है या नहीं, बोला यस। बोला बापू तो दिखता कहां है। तब जाके पूछा कौन, वीरेंद्र राव, किससे, अंबेडकर से, क्या तूने गांधी का स्केप किया क्या। अंबेडकर को पता था, उसने बहाना मारा, रुको मैं चेक करता हूं, ठीक है। जब आपका भी कोई सामान खो जाता है, बाबूजी अचानक पूछ ले, आपको पता होता है खो चुका है, फिर भी आप सामान ढूंढने का बहाना करते हैं। वही काम कौन किया, मिस्टर अंबेडकर। तब जाकर के डाला गया कहां पर, आर्टिकल 40 में पंचायत, वो भी कहां 40 में, मतलब संविधान लागू होने से लागू हो नहीं जाएगा पंचायती राज। इसके लिए कई समितियां बन गई, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ML सिंह भी, PK थुंगन वगैरह जो है, कई कमेटियां जो बन गई। उसके बाद जो है ये इंप्लीमेंट हो चुका, लगभग संविधान लागू होने के 40 इयर्स के बाद, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 1993 में, तो लगभग 43 इयर्स के बाद जो है पंचायती राज लागू हो सका, जिनका चर्चा कहां पर है, पंचायती राज। देखो हिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री का फंडामेंटल नॉलेज होना क्या है, पॉलिटी को समझने के लिए हिस्ट्री का फंडामेंटल नॉलेज होना क्या है। सिर्फ आर्टिकल को पढ़ लेने से, विधि की व्यवस्था को समझ लेने से आप पॉलिटी का अच्छा ज्ञाता नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हर आर्टिकल के पीछे क्या है, इतिहास छुपा हुआ है,
ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 41 में। देखो आर्टिकल 41 में कुछ स्थिति बताई गई है, ठीक है। वो स्थिति क्या है? कहता है बुढ़ापा, ठीक है। उसके बाद और क्या है? विकलांग। विकलांग होते हैं या विकलांग होता है? आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। हैंडीकैप्ड, ठीक है। उसके बाद है बेरोजगार। उसके बाद है बीमार, बीमारू। इन लोगों की जो बात करता है कौन? आर्टिकल 41। अब सिंपल सी बात है, आप इसको जब रटने जाएंगे, ठीक है, तो पहले इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि ये साहब सबके लिए नहीं है, ये हमारे समाज के कैसे लोगों के लिए है। हम एक वर्ड में कहें तो आर्टिकल 41 जो है एक डेप्रिव्ड क्लास के लिए है। नहीं, किस टाइप का डेप्रिव्ड क्लास? जो या तो बूढ़ा है, जो विकलांग है, बेरोजगार है, जो बीमारी से क्या है? ग्रस्त है। अब ये जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एजर्स है, इनको क्या चाहिए? नहीं तो साहब इनकी जो क्या है, इनको आर्थिक क्या चाहिए? सहायता चाहिए। क्या विकलांग जॉब करने में सक्षम है क्या? तो इनको भी क्या चाहिए? पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, इनको भी आर्थिक सहायता चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेरोजगार को क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। अफसोस की बात है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी बातें कहाँ लिखी गई है ना। तो आप वोट के तहत जो है दर्शा सकते हैं, सरकार को डर दिखा सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने कभी सुना ऐसा कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति जाकर केस कर दिया कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है? हम इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हम सरकार को अपना विरोध जताते हैं। जरा सोचिए, हम आज तक दिखते हैं लेकिन इस फंडामेंटल चीज पर कभी गौर नहीं किए, है ना। तो कभी बैठकर सोचिए, आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है। आप बैठ करके समाज को देखिए, समझिए, नियम कानून को पढ़िए और उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बीमारू को क्या चाहिए? स्वास्थ्य। और ऑलरेडी बीमारू जब जॉब नहीं कर सकता साहब, तो इनको पर्सनल असिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रटने जाएंगे या इससे अच्छा है कि आर्टिकल 41 इक्वल टू डेप्रिव्ड क्लास। किस टाइप के डेप्रिव्ड क्लास? जो बूढ़ा है, जो बेरोजगार है, बीमारू है, विकलांग है। अब क्या इनको मिलना चाहिए? इनकी स्थिति से साफ मालूम पड़ जाती है। अगर अभी भी मालूम नहीं पड़ती है तो आपको एक बार विचार करना चाहिए कि आपको कमीशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नहीं, अब आप जो कि एडमिशन ले लिए हैं, इस वजह से आपको जो है फूलों का माला चढ़ाया जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है। ये आग है तो इसमें जलना तो पड़ेगा ना। अब चले हम लोग आगे। कुछ लोग मुझसे नाखुश रहते हैं इसीलिए कि मैं उनके लिए अच्छी अच्छी बातों का अच्छे अच्छे शब्द मैं गढ़ नहीं पाता हूँ। मेरा मानना है आप अभी अच्छे शब्द के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है। क्या पता ऐसा कौन सा शब्द, मेरा बुरा शब्द जो है आपको ठेस महसूस हो और आप वहाँ से जीवन में एक नया आयाम, मतलब अपने जीवन को नया आयाम दे सकें, ठीक है। हम लोग देखो, हम लोगों में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम लोग चापलूसों को अपने आसपास रखते हैं कि जो मेरा चापलूसी कर सके, जो ये कह सके यस यू आर सो ब्रिलियंट गाइज, यू आर सो कैपेबल। नहीं, ऐसे लोगों को दूर रखिए, ठीक है। ऐसे लोग ही आपके लिए क्या है? घातक है। लेकिन मेरी हैबिट क्या है? अरे तुम कोई मुगल के शासक हो क्या जो तुम अपने आसपास जो चापलूसों का जो है एक बेरा संभाल के चलते हो। इस खुशी में कभी कभी फ्री में चाय ही पिला देते हैं, ठीक है। चलिए अब है आर्टिकल आपका क्या है? 42। देखिए यहां पर कहता क्या है? आर्टिकल 42 ये डेडिकेट टू आपका क्या है? फीमेल,
ठीक है, ये महिलाओं को क्या है, डेडिकेट किया गया है। जब आप सोशल जस्टिस पे आप सवाल लिखने जाएंगे खासकर महिलाओं पर, तब आपको आर्टिकल 42 का छौंका मारना पड़ता है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, काम करने की जो क्या रेशियो है, क्या मेल और फीमेल दोनों का सेम हो सकता है क्या? क्यों? दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर समान नहीं है, इसलिए साहब दोनों का फिजिकल स्ट्रेंथ क्या एक समान नहीं है। अब आर्टिकल 39 को चैलेंज बना करके हम दोनों को समान काम देने लग जाएंगे तो साहब ये कहीं ना कहीं क्या है, अन्याय हो सकता है, या ना? इसलिए आर्टिकल 42 में कहा गया है कि कामों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए, कामों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पे लिख मारो ना, कार्यों का न्याय संगत वितरण। और साथ ही साथ महिला है तो साहब इनकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि साहब ये मां बन सकती है, तो इनको जो है मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। तो मातृत्व अवकाश की जो बात है वो किसमें की गई है? आर्टिकल 42 में। ये बात समझ में आई या गई? तो आर्टिकल 42 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए है? महिलाओं के लिए। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, इससे जो है आपको और खुशी मिलनी चाहिए कि हमारा समाज जो है एक डिस्टॉर्टेड समाज में हम नहीं रह रहे हैं। चलिए हम लोग आगे। 39 हो चुका, 40 हो चुका, 41 हो चुका, 42 हो चुका ना? और लोग पढ़ते पढ़ते हाइबरनेशन में पहुंच जाते हैं। इसको मिटाएं? चलिए, आर्टिकल 43 को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। फिर यहां पर वही बातें, मूल संविधान अमेंड होगा तो चॉकलेट खाया करो, रैपर की आवाज नहीं आनी चाहिए। चुप रहो, सबको क्यों बांटना चाहिए? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है चॉकलेट का, चॉकलेट कोई रिसोर्स आर्टिकल 43 में कितनी बातें? 3 बातें। ठीक है, मूल संविधान में क्या कहा गया है? तो साहब ये आपके लिए नहीं है, अगर आप नौकरी नहीं लेंगे तो ये आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि ये मजदूरों के लिए है, मजदूरों का कार्य निर्वाह एवं कुटीर उद्योगों का विकास के लिए बात कर। किसकी बातें करता है? मूल संविधान में भी 2 बातें लिखी गई थी। एक था आपका क्या? कुटीर उद्योग का विकास, साथ ही साथ इसमें क्या है? मजदूरों का कार्य और निर्वहन भी लिखा, कार्य निर्वहन। ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योग का मतलब क्या? कॉटेज इंडस्ट्रीज का। देखो, भारत एक्चुअली में हैवी इंडस्ट्रीज का तो क्षेत्र रहा ही नहीं है ना। भारत के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो भारत का एंशिएंट काल से जो है वो क्या आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज पे बेस रहा है। ठीक है, इसीलिए तो सरकार का बड़ा बड़ा प्लान जो है आज सक्सेस नहीं हो पा रहा है। नहीं, आज जो है भारत का बड़ा बड़ा प्लान सक्सेस नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि साहब हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है वो उसका बेस क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री।
छोटे व लघु उद्योग नहीं, और कुटीर उद्योगों का विकास किसके लिए? तो मजदूरों का कार्य निर्वहन हेतु। ठीक है, ये तो आपका एक डायरेक्शन है ना, ये आपका क्या है? एक डायरेक्शन है। इसको प्रैक्टिकल कैसे किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन से। कैसे? कहा गया किसी भी इंडस्ट्रीज का जो प्रबंधन है उसमें मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। समझ रही इस बात को? बताओ ऐसा क्यों? अगर प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी नहीं होगा तो सिंपल सी बात है साहब, हमारे देश में पूंजीवाद इस स्थापित होने लग जाएगा। क्यों? जो पूंजी लगाता है साहब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की बात करता है। जब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट की बात जब करने लग जाएगा तो साहब वो मजदूरों से टाइम पर ही काम लेगा या टाइम से ज्यादा भी काम ले सकता है? वह ओवर टाइम ले सकता है। जब ओवर टाइम जब काम लेने लग जाएगा तो जैसा बताइए आर्टिकल 21 रहेगा या खत्म? 23 वायलेशन होगा ना। तो ऐसी दशा में बताओ मजदूरों का मानवीय दशा उत्पन्न होगी या मानव का अमानवीय दशा उत्पन्न होने, अनह्यूमन जो है मतलब हमारा समाज होने लग जाएगा। इसीलिए किसी भी उद्योग की प्रबंधन में मजदूरों की भूमिका जो है सुनिश्चित करनी चाहिए। तो वो आपका क्या है? प्रावधान 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में? और एक चीज और है, अभी हाल ही में 2011 में जो है सहकारी समिति की स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। कौन से अमेंडमेंट से? 97 2011। ठीक है, कौन सी कमेटी? सहकारी कोऑपरेटिव समिति, सहकारी समिति की स्थापना। और आपको जैसा कि पता है अब एक नया मंत्रालय भी इसको लेकर के इस्टेब्लिश कर दिया गया है, सहकारी मंत्रालय। कौन है इसके मंत्री? ये सवाल पूछा हुआ है। देखो मेंस जो होता है ना सवाल, वो आपका आता ही कहां से है? जब हम लोग बोलते हैं मेंस कोई अलग चीज है क्या? मेंस यहीं से तो आया है। मान लो निबंध में तुमको लिखने को मिल जाए किस पर? मजदूरों पर। अब मजदूरों की ये सब सारी बातें अगर आप नहीं दिखाओगे, ये डेवलपमेंट अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको नंबर कहां से मिलने वाला है? ठीक है, तो कैसे? तो घबरा काहे रहे हो? देखो पढ़ने का तरीका ही यही है। अगर आप ये सोचते हैं कि आर्टिकल को जैसे बेयर एक्ट में लिखा गया है वैसे हमको रट जाएंगे तो फिर वही वाली बात है। जरा करके देखिए, फिर देखिए आप। और ऐसे भी सरकार जो है 5 ईयर प्लान से आगे बढ़ करके नीति आयोग आ चुका है, बहुत और लंबा। और मैं उम्मीद करता हूं अगले 15 साल बाद आपका एज रहेगा भी नहीं। ठीक है, क्यों खुद को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं चाहते हैं कि काम जितना शॉर्ट में शॉर्ट निकल सके? तोड़ने का प्रयास मैं ये नहीं कहा लंबा में कर रहा हूं, तोड़ने का प्रयास बस ये हो रहा है मेरा कि आपको एक सही वो झलक सके। ठीक है, बस यही है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने जब पढ़ा को नोट्स बनाया होगा। हम जब पढ़ते थे तो इसको इसी रूप में ही पढ़ते थे। ठीक है, हम उतने विद्वान नहीं हुआ करते थे कि एक लाइन को बस लिस्ट बनाए, पढ़े और वो दिमाग में स्टोर हो चुका बहुत लंबे समय तक। बहुत बेकार स्टूडेंट थे ना, याद ही नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अब याद करूंगा ही नहीं। ठीक है, हम खुद की ओर चल पड़े, खुद को ढूंढने। तो मालूम चला कि हम याद करने के लिए बने ही नहीं है। और तब से जो है मुझे सब कुछ याद रहने लग गया। मैंने बहुत गजब का फंडामेंटल चेंज देखा अपने भीतर कि जब मैं याद करने गया तो याद हुआ नहीं। जब मैं ये सोच लिया कि अब मुझे याद नहीं करना है, अरे कितना दिन मास्टर की बात सुनकर जी रहे होंगे। और ऐसी बात नहीं कि ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं हम लोगों को नसीब नहीं हुआ था। जब सोचे पूरा तोड़ के इस तरह से। ठीक है,
हम लोग के समय टीचर्स भी बहुत खूंखार हुआ करते थे। उसमें यूट्यूब नहीं था ना, वरना वो भी लिबरल हो जाते वो एक बार में पूरी पैराग्राफ बोल गए, जो सुना तो सुना वरना गए। आज तो क्या है, बहुत सारे उपकरण है, मोबाइल आ गया, रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए, मालूम चला क्लास में ना सुन पाए, घर गए कान में लगाए सुन रहे हैं। और ऐसा हम लोग के ज़माने में कुछ ऐसा था ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कितनी बातें? 3 बातें। मूल संविधान में क्या बातें हैं? और मजदूरों का कार्य निर्वहन। ठीक है, इसमें कितना अमेंडमेंट हुआ? 2 अमेंडमेंट। कौन कौन सा? 42वां और आपका क्या? 97। 42वां से क्या जुड़ा? पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन अफेयर्स ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, मतलब किसी भी उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की क्या होनी चाहिए? भूमिका होनी चाहिए। राइट। उसके बाद क्या है? तो एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव कमिटी, किसके लिए? मजदूरों के लिए। ठीक है, और इसी का डेवलपमेंट आज दिखता है कि साहब ये एक मंत्रालय का रूप आज ले चुका है। क्लियर? चलिए और ये आर्टिकल जो आज सबसे ज्यादा क्या है, चर्चित है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, बस इसका और कुछ मोटिव नहीं। एक देश एक कानून एक नियम की पथ पर या उसको उस दृष्टि से ढाला गया है, लेकिन इसमें कतई शामिल नहीं है कि किसी का पर्सनल लॉज को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसको लेकर के जो है गलत फहमियाँ जो है मार्केट में तैर रही हैं, आप लोग जो है इसको उस रूप में ना देखें। और चाहे तो मेंस का जो है वीडियो शायद होगा ही होगा डीपीएसपी का, तो इस पर विस्तृत चर्चा है कि कॉमन सिविल कोड क्या है, कैसे यह राइज किया, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है और क्या होना चाहिए। तो आप जो है शायद यूट्यूब पे डाला गया तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है मतलब आर्टिकल 44 को जो है आप इस रूप में अगर आप याद रखते हैं ओनली ऑन कि आर्टिकल 44 रिलेट टू कॉमन सिविल कोड, तो दैट इज इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चले हम लोग आगे। तो अगला जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं साहब, वो पहले ही समाप्त कर दिया गया है और इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 45 को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आर्टिकल 45 के कंटेंट को ही 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक है आपका फंडामेंटल राइट्स और एक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपका 86 अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, और इसका संबंध किससे था? राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, है ना। मतलब 21 में एक क्लाउज जोड़ा गया, 21 का ए, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या पाने का अधिकार है? एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी कैसा? फ्री। अब चूंकि सिंपल सी बात है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे इतने अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो इनको अवेयर करने के लिए जो है उनके पेरेंट्स को, मतलब जिनके सानिध्य में उनका पालन पोषण हो रहा है, वो आपका क्या है उनका? वो पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ड्यूटी दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज इससे पहले था 10 और ये जुड़कर बन गया कितना? 11। तो 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड के पेरेंट्स को यह क्या है? ड्यूटी है कि वो क्या देंगे? एलिमेंट्री और फ्री एजुकेशन। यही बातें जो है कहां पर लिखी गई थी? आर्टिकल 45 में। तो आर्टिकल 45 में बताओ उस डब्बे में कुछ बचा है या खाली हो गया? वो डब्बा है कुछ? अरे डब्बा कोई हॉर्लिक्स का डब्बा थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, मतलब आर्टिकल रूपी जो आपका डब्बा है उस डब्बे की कंटेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब उस डब्बे में कुछ बचा नहीं है। हाँ, बस इतना ही जानिए कि अब आर्टिकल 45 को जो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में बांट दिया गया है। क्लियर? हाँ, जो सबसे और इंपॉर्टेंट
है आपका वो है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 भी जो है ये सभी के लिए ना हो करके ये क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC और ST के लिए। सिंपल सी बात है, अगर जब तक आप इसकी नीड को नहीं समझेंगे, किसके, SC और ST के नीड को नहीं समझेंगे, सबसे बड़ी बात है आप SC ST को नहीं समझेंगे, तब तक ये आर्टिकल को आपको याद करना ही पड़ेगा। SC ST का नीड क्या हो सकता है, क्या एजुकेशन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना। तो SC ST के लिए एजुकेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये बताओ हेल्थ होगा या नहीं होगा। अगर ओवरऑल मिला लिया जाए तो साहब कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। आर्टिकल 46 जो है किसकी सोशल जस्टिस, SC और ST की सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। चाय पीता हुआ देख के तुम लोग क्यों गुस्सा हो रहे हो। तुम समझ नहीं सकते एक शिक्षक की जिंदगी चाय पे टिकी होती है, ठीक है। रात ही ऐसा समय होता है जब शिक्षक खा पाता है। ऐसे एक मतलब रिगार्डिंग मी अभी तक सिर्फ 3 ही चाय पर क्या हूँ मैं टिका हुआ हूँ, अगले 1 बजे तक टिकना भी है, फिर उसके बाद शाम 6 बजे तक टिकना है। खा लेने के बाद नींद आती है ना, ठीक है। और मैं अपने माइंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। अगर वो कह दिया सोना है तो सोना है, चाहे कितना भी क्या हो, प्रेशर क्यों ना हो। अरे अंतोगत्वा जीवन में है क्या, कुछ है, कुछ नहीं। खुद को खुश रखने की एक क्या है, युक्ति है नौकरी, ठीक है। तो बस हो गया ना, अंतिम लक्ष्य तो वही है, खुद को हैप्पी रखना। हम तो बिना नौकरी के भी बहुत हैप्पी रहते हैं, ठीक है। हाँ, ऑलवेज दुखी किस बात का, ना दुखी पहले था ना दुखी जब मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया तो मेरा दोस्त लोग हमसे अधिक परेशान था, ठीक है। मैंने उसको बोला कि चलो नाइट शो देख कर आते हैं। बोला व्हाट्स द हेल, बोला यस, बोला आज से मेरा पढ़ाई लिखाई बंद। मैं बहुत ही मतलब क्या है, मैंने सोचा उस समय 4 ही चांस थे, बाद में 2 चांस बढ़ाए गए, 6 चांस बना। और जब 4 चांस था तभी मैंने खुद को निश्चित कर लिया था 3 चांस, उससे ज्यादा आज मेरा चांस ज्यादा है, उम्र कम बच गया है। वो 3 ही चांस अटक कर रह गया, जिसमें पहला चांस कुछ हुआ ही नहीं, पीटी भी नहीं। और उसमें समझे क्या बड़े बड़े लोग, मतलब चाय की दुकान में गए तो पूरा इकोनॉमिक सिटी नच रहा है, और उन लोग के सानिध्य में जब पढ़े तो पीटी भी नसीब नहीं हुआ। तब लगा कि ये सब मूर्ख बना रहा है, ये सब गलत चीज पढ़ के आया है। तब मेरे पास 2 चीज आया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर। बस इस पे अपना काम किया और साहब मुझे लगा आज तक जो है कभी पीटी और मेंस तो कभी ब्रेक नहीं हुआ, किसी कारणवश इंटरव्यू में हमेशा बैक चलता गया। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, उसको सुधारने का प्रयास मैं अपने जीवन में नहीं किया, इस वजह से कि मैंने खुद को चैलेंज किया था 3 चांस तो 3 चांस, हैप्पी रहो। कोई आज तक मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया ही नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट चांस में बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं, जिसमें एक अनीता सिन्हा जो मेरी पहली स्टूडेंट हुआ करती थी, जो अभी एसडीएम पोस्ट पर है, ठीक है। वो लोग मतलब बार बार बोलती थी कि सर आप एग्जाम देंगे, क्यों, मैं तो ये हैबिट देता क्या, मतलब तुम्हारे पास राइट्स कैसे आ गया कि तो आप मुझे राइट्स मतलब ये समझा सके कि आपको देना चाहिए, ठीक है। हर किसी की जीवन की अपनी एक क्या होती है, लक्ष्य होती है, ठीक है। कोई नौकरी पा के बहुत खुश है, कोई नौकरी बिना पाई क्या है खुश है। हाँ, नौकरी सिर्फ आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, नौकरी आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य का एक सीढ़ी मात्र है और कुछ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से पढ़ना बंद कर दिया। पहले एग्जाम दो तो सही, पहले इंटरव्यू दो तो सही, ठीक है, उस स्थान में पहले खुद को पहुंचाओ तो सही।
चलो देखो इधर ध्यान से। अब है आर्टिकल 47। बिहार में शराबबंदी का सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? आर्टिकल 47। ठीक है, क्यों? क्योंकि साहब इसका लैंग्वेज क्या है? पोषण स्तर को क्या करना है? टू इंक्रीज न्यूट्रिशन लेवल, है ना, आर मेंशन इन आर्टिकल 47। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर जो है बिहार सरकार या अन्य सरकार भी जो है अपने राज्य में जो है शराबबंदी को क्या दिया है? वो प्रमोट किया है। क्यों? शराब पीते ही रहेंगे तो आपके शरीर का ब्लड बनता ही रहेगा या ब्लड बनना बंद हो जाएगा? अरे अब गांजा फूक रहे हो, दारू पी रहे हो, ठीक है, तो इससे आपका सब सिंपल सी बात है, बोन मैरो पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? आप बायोलॉजी में पढ़े ना, ठीक है। तो जब आपका बोन मैरो कमजोर होगा तो क्या ब्लड का फॉर्मेशन चलता ही बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बताइए, पोषण स्तर, आप ब्लड को बढ़ाने के लिए जो कुछ खाते रहेंगे, बोन मैरो जब कमजोर हो ही, न्यायपालिका और न्यायपालिका। और लास्ट है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 देखिए, इसमें कहता है टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस, है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना है? ये बताओ, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को यहां पर क्यों लाया गया? व्हाट इज द पर्पस? अंतर्राष्ट्रीय शांति का बहाल हमारे देश से क्यों? ये बताओ, रसिया यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध हो रहा है, इसका प्रभाव अपने देश पर पड़ रहा है या नहीं? इंटरनेशनल पीस अगर क्या होगा, डिमोलिश होगा साहब, तो सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा और सप्लाई चेन के बिगड़ जाने से महंगाई क्या हो जाएगा? इनकरेज हो जाएगा, नहीं। और जब महंगाई इनकरेज करेगा साहब, तो हमारे बाजारों में इन्फ्लेशन की स्थिति दिखाई पड़ने लग जाएगी और ये इन्फ्लेशन आगे बढ़ करके किस रूप में दिखाई पड़ने लगती है? मंदी की ओर हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जब आर्थिक कुचक्र चलने लग जाएगा तो साहब हम जितनी भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की जब बात कर रहे हैं, वह सभी का सभी सपना क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए मोदी जी जो है लगातार कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति तो कभी पुतिन भाई से। पुतिन 80 साल का है बुढ़ा, और अभी भी नहाता है -30 डिग्री वाटर में जाकर के, जिम करता है। बताओ उसका माइंड कितना क्या है यार, छोड़ दो वो कितना गलत सोच रहा है या कर। देखो कोई भी कंट्री अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ जाने से महंगाई क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। नाटो अगर जो है रसिया के चारों ओर अगर आसपास आ गया तो यह युद्ध आज का नहीं है। अमेरिका की ताकत नहीं है जो रूस के सामने सीधा वार कर सके, इसलिए यूएसए आज से नहीं कब से जो है रसिया को घेरने के प्रयास में लगा। इसलिए तो वो आजकल भारत का सपोर्ट करने लगे। नहीं देखते आजकल भारत कुछ भी बोल बैठता है यूएसए के खिलाफ, तो यूएसए अभी मुखर होकर नहीं बोल पाता है भारत के खिलाफ। क्यों? चाइना ऊपर रसिया, तो भारत ही तो एक दोस्त होगा। अफगानिस्तान जाएंगे क्या अब?